हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने हाइपोथेसिस की टाइप्स देखी है, हमने उसका मीनिंग और डेफिनेशन देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राकल्पना जो होती है उसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशन, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हाँ, एक जिसकी जो अध्ययन करता होता है वो बहुत सारे सोर्सेस से जो हाइपोथेसिस होती है उसको लेता है। पर्सन अपनी जो सूझबूझ होती है उससे, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसकी जो इमेजिनेशन होती है ना, उनके बेस पे वो क्या करता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, तैयार करता है। तो एक जो यूज़फुल हाइपोथेसिस होती है उसका जो इन्वेंशन होता है, उसकी जो खोज होती है, वो चाहे हम जो पोएम्स होती है, चाहे जो लिटरेचर होता है, जो फिलोसॉफी होती है, जो सोशोलॉजिकल आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, या हम मानव जाति की बात करें तो इन सभी के सिद्धांतों में हम कर सकते हैं। ठीक है, अब गुडे और हॉट जो है उन्होंने जो हाइपोथेसिस है उसके 4 टाइप्स बताए। उन्होंने ये बताया कि एक तो क्या होता है, जनरल कल्चर होता है, देन फिर जो साइंटिफिक थियरीज होती है ना, इस तरीके से उन्होंने इसके फिर पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, उस बेस पे इन्होंने उनको डिवाइड किया था। अब हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस कितने कितने होते हैं। तो फर्स्ट इज जनरल कल्चर। ठीक है, सामान्य जो संस्कृति होती है, तो हर सोसाइटी की एक अपना एक कल्चर होता है ना। हर सोसाइटी जो होती है उसका अपना अपना एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है। उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका लिविंग स्टाइल जो होता है, उनका खान पान जो होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस जो होता है ना, वो सब अलग अलग होते हैं। और फैमिली की बात करें, चाहे हम विवाह और किनशिप जो होती है उसकी बात करें, या सोशल इंस्टीट्यूशन या जो नियम होते हैं, उन सब में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है हमको। और वो एक जनरल जो कल्चर होता है उसी को बनाती है ना, उसी की वजह से ये सब होता है। तो ये जो जनरल कल्चर है वो भी जो हाइपोथेसिस होती है उसके डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। अब जो सामान्य संस्कृति होती है, जनरल कल्चर की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर 3 चीज़ें आती है। ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा है कल्चरल बैकग्राउंड, जिसको हमने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो जो कल्चरल बैकग्राउंड, देन फिर हम फोक वेज की, फोक बिलीव्स की बात करते हैं, देन सोशल चेंजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके अंदर देखते हैं कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है वो। ठीक है, कल्चरल जो बैकग्राउंड है, तो ये जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है वो भी साइंस का जो विकास होता है और जो हाइपोथेसिस बनती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब एक देश जो होता है उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, वो इस तरीके के एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जो साइंस का जो ओरिजिन था या उसका जो डेवलपमेंट था उसको क्या करे, एनकरेज करे। जो विज्ञान का उद्भव और विकास हो उसको एनकरेज करे या फिर डिमोटिवेट उसको करता है। ठीक है, तो मॉडर्न जो डेवलपमेंट हुआ है साइंस में और जो सोशोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो ये जो पश्चिमी देश हैं उनकी वजह से हुआ है। मीन्स हम ये देखें कि अगर यूएस में ही ऐसा क्यों होता है या दूसरे देशों में क्यों नहीं होता है, या ऐसे कोई रीज़न है जिनकी वजह से उन देशों का जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है या सांस्कृतिक मूल्य है वो परिवर्तित हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। या हम ये देखते हैं कि यूएस और इंडिया की जो कल्चर की बात करें हम, तो उनमें इतना डिफरेंस क्यों है। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्राकल्पनाएँ जो होती है वो बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है, कहीं कहीं ये उससे भी जुड़ा हुआ होता है। जो व्यक्तिगत सुख होते हैं उसके एस्पेक्ट में कई हाइपोथेसिस तैयार की गई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसे इंडिया की बात करें हम, तो जॉइंट फैमिली की बात करें हम, कास्ट सिस्टम की बात करें, है ना, जजमानी प्रथा जो है, तो इन सब को लेके इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस तैयार की गई है। अब एग्जाम्पल अगर हम लेके, जॉइंट फैमिली जो होती है उनमें मेल मेंबर्स की कंपैरिजन में जो फीमेल होती है उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत डाउन होती है, स्थिति, महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न होती है ना। जो उच्च कुल की जातियाँ होती है उनके कंपैरिजन में जो निम्न जातियाँ होती है ना, उनकी स्थिति डाउन होती है। तो इस तरीके से हम स्पेशल तरीके की जो हाइपोथेसिस होती है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। दैन फिर हम बात करते हैं फोक बिलीव्स की, कि ये जो हर तरीके की संस्कृति जो होती है और उनमें कुछ जनरल जो मान्यताएं होती है या जो बिलीव होते हैं, विश्वास होते हैं, वो होते हैं। और उनकी चाहे हम अभिव्यक्ति कहावतों की बात करें या हम मुहावरों की बात करें, जो सुक्तियाँ होती है ना, उनके माध्यम से ये होती है।
और इनका जो चलन चला, इनका जो ट्रेंड हुआ है वो समाज में एक लंबे समय से हो रहा है सोसाइटी में। और अब क्या है कि कोई भी जो लोग होते हैं वो इनको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो कहावतें हैं या ये फोक बिलीव्स हैं, ये एक्चुअल में कहाँ तक सही हैं, ये जानने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो इनमें से कोई भी किसी को भी हाइपोथेसिस मानकर और उसको स्टडी करने लग जाते हैं। देन अब हम बात करते हैं सोशल चेंजेस की, कि कोई भी जो सोसाइटी होती है और संस्कृति होती है वो स्थिर नहीं है। समाज के साथ साथ इनमें परिवर्तन होना नेचुरल होता है, और ये जो चेंजेस होते हैं ये नई नई हाइपोथेसिस को जन्म देते हैं। अगर एग्जांपल लें कि इंडियन सोसाइटी जो है ना, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उनके एस्पेक्ट में जितनी भी या उनके रेफरेंस में जितनी भी हाइपोथेसिस तैयार होगी वो इस तरीके से होगी कि इंडिया में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन हो गया है, या ये कहें कि जॉइंट फैमिली जो है वो जैसे जैसे ख़त्म होती गई है, या जो कास्ट सिस्टम है वो जैसे जैसे ख़त्म होता गया है, शिक्षा का जो एजुकेशन का जो प्रसार है उसके साथ साथ जो इंडियन सोसाइटी है उसमें विमेन्स जो है उनका स्टेटस जो है वो भी अप होता गया है। तो इस तरीके से हम, या फिर हम ये कहें कि जो प्रसार है उसके साथ साथ इक्वालिटी की भावना जो है उसमें वो ग्रोथ कर गई है। तो ये इस तरीके से हम सोशल चेंजेस में इसको बता सकते हैं। देन फिर अब हम बात करते हैं साइंटिफिक थियरीज़ की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक थियरी, वैज्ञानिक सिद्धांत। तो कई सारी हाइपोथेसिस का बेस जो होता है वो सोसाइटी में जो पहले से चल रही वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं, साइंटिफिक जो पहले से चल रही थियरीज़ होती है जो ट्रेंड में होती है उनसे होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन थियरीज़ को कई अन्य जितने भी कई अदर जो जनरलाइजेशन होते हैं उनके द्वारा करता है, और ये जो सामान्यकरण होता है, ये जो जनरलाइजेशन होता है, ये ही हाइपोथेसिस के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। मार्क्स जो हैं, कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का थियरी दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो दिया था, उस पे ही जो समाज वैज्ञानिक है उन्होंने वर्ग से संबंधित कई सारी, क्लास से संबंधित कई सारी हाइपोथेसिस तैयार कर दी थी। दैन फिर हम बात करते हैं सादृश्यताओं की, कि कई बार क्या होता है कि जो एक रूपता होती है वो प्राकल्पना को जन्म देती है। ठीक है, तो जो सोशल ऑर्गेनिज्म की बात हर्बर्ट स्पेंसर ने कही थी, है ना, सामाजिक सावयवी की बात जो करी थी उन्होंने, जो कल्पना की थी, उन्होंने ये कहा था कि जीवों की शरीर रचना से ही ये ग्रहण होती है। तो ये जो समाज को भी एक शरीर की जैसे ही मानते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी साइंस होता है उसका जो नेचर होता है उसके संबंध में जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए हैं वो हाइपोथेसिस के बेस पे हो सकते हैं। कुछ स्पेशल तरीके के जो बिहेवियर होते हैं, चाहे वो मानव के हो चाहे वो पशु के हो, उनमें एक जैसे पाए जाते हैं ना। और पेड़ पौधे और पशु पक्षी की जो बात करें हम, तो उससे जो एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ता है या उस एनवायरनमेंट के प्रभाव के बेस पे ही जो मानव समाज है उसका और पर्यावरण का क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस तैयार कर सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, कि कई प्राकल्पनाएं जो होती है वो व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं उनके रिजल्ट के रूप में होती है। जैसे लोम्ब्रोसो जो है उन्होंने लोम्ब्रोसो जो है वो अपराधी जन्मजात होते हैं, और ये प्राकल्पना जो है, ये हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, वो सोल्जर्स के जो अध्ययन करते हैं उनसे रिलेटेड अपने व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ग्रहण किया गया। ठीक है, या फिर ये कहें कि न्यूटन की जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो हाइपोथेसिस थी, या डार्विन का जो अस्तित्व के लिए संघर्ष की जो हाइपोथेसिस तैयार करना था, या मॉल्थस का पॉपुलेशन का जो थियरी था, तो ये जो हाइपोथेसिस है उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का ही एक रिजल्ट है। फिर हम बात करते हैं इंट्यूशंस की, कि जो हाइपोथेसिस होती है उनका जो बेस होता है वो मानव की अंतर्दृष्टि या अंतरात्मा होती है। मीन्स लाइफ की अनेक ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें कंक्लूजन देती है। और कई बार लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं ये मानती हूँ, या मेरा ऐसा कहना है, या मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो ये जो अंतःप्रज्ञा होती है इसके ऊपर हाइपोथेसिस कई बार एग्जामिन की जाती है, और उस इंट्यूशन के ऊपर इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैन फिर हम बात करते हैं, लास्ट हमारा है रिसर्च और लिटरेचर, कि कई बार हम
व्यक्ति जो होते हैं, पर्सन जो होते हैं, उन्होंने जो स्टडीज़ की है उनके कंक्लूजन और उनके लिटरेचर के बेस पे ही जो हाइपोथेसिस होती है उनको बना देते हैं। मीन्स हम कविता, साहित्य, दर्शन, है ना, सोशल साइंस और वर्णनात्मक साहित्य होते हैं, या कलाकार जो होते हैं या जो थिंकर्स होते हैं, उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, उन पे जो डिपेंड थियरीज होती है उनके बेस पे हाइपोथेसिस तैयार कर देते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो हम ये देखते हैं कि प्राकल्पना जो है उसकी इम्पोर्टेंस को बहुत तरीके से हम देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस जो है उससे जो साइंटिफिक अन्वेषणा जो की जाती है वो प्रश्न जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। और एक अच्छे रिसर्च में हाइपोथेसिस जो होती है उसको तैयार करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और प्राकल्पना जो है उसका जो प्रकार्य होता है वो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, हमारी जो खोज होती है, उसमें जो फैक्ट्स होते हैं उनके बीच में सिस्टमेटिक जो डायरेक्शन लाना होता है वो होता है। तो इस तरीके से कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो की जाएगी उसमें हाइपोथेसिस की अगर कमी होगी तो वो करना मुश्किल हो जाता है। और इस हाइपोथेसिस के कमी की वजह से, ये हाइपोथेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है तो उसकी वजह से जो रिसर्चर होता है उसको प्रॉब्लम आती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल ऑफ द स्टडी, है ना, मतलब उद्देश्य, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। कि हाइपोथेसिस जो है उसमें हमारी जो स्टडी होती है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, जो गोल होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है कि हमको एक्चुअल में रिसर्च क्या करना है। मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि हमको कौन कौन से डेटा कलेक्ट करने हैं और किन को हमको कलेक्ट नहीं करना है, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मेल खाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो हमारे लिए वेस्ट है जिनको हमको छोड़ देना है। दैन फिर प्रोवाइडिंग सूटेबल डायरेक्शन की बात करें हम, उचित दिशा प्रदान करना। तो हाइपोथेसिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेटर के लिए पथ प्रदर्शन का काम करती है ना, उनको डायरेक्शन देती है, वो इधर उधर उनको भटकने नहीं देती है। मतलब आपका जो पॉइंट है, आप जिसकी स्टडी करना चाहते हैं, हमको उसी से रिलेटेड कंसेप्ट और उसी से रिलेटेड हाइपोथेसिस तैयार करनी है। हमको उस पॉइंट को छोड़ के बाहर नहीं जाना है और अलग कहीं भी हमको कुछ भी अननेसेसरी जो वेस्टेज चीज़ें होती है वो कलेक्ट नहीं करनी है। देन फिर रिस्ट्रिक्टिंग द फील्ड ऑफ द स्टडी, के अध्ययन क्षेत्र जो है उसको सीमित करना। तो हम जानबूझ के क्या करते हैं कि अपने जो थिंकिंग होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं और अनुसंधान का जो एरिया होता है उसको सीमित करके हम क्या करते हैं, लिमिटेड करके हम क्या करते हैं, जो गलतियां होती है उनकी संभावना को कम करने की कोशिश करते हैं। तो हाइपोथेसिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन के काम में सीमा निर्धारित करती है और वो जो रिसर्चर होता है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको और जो फैक्ट्स होते हैं उनको सेंट्रलाइज करती है। तो प्राकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, जो स्टडी की जाती है उसको एक लिमिटेड एरिया में बांध के रखती है ना। तो अध्ययनकर्ता जो होता है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक सब्जेक्ट जो होता है उससे संबंधित सभी एस्पेक्ट्स को उस स्टडी के अंदर ले ले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्टडी की जाती है उसको स्पेसिफिक और साइंटिफिक बनाने के लिए उनको लिमिट दी जानी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देन फिर हम कहते हैं कि जो अध्ययन में निश्चितता लाना, ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन को डिसाइड कर सकते हैं कि अध्ययनकर्ता को, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, उसको ये ध्यान रखना है कि उसको कब, कहाँ और कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको डिस्टर्ब नहीं होना है और उसको अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देन फिर हम बात करते हैं हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, के जो हाइपोथेसिस होती है वो इन्वेस्टिगेटर की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए उनको मोटिवेट करती है। स्टार्टिंग में क्या है, ये भी हो सकता है कि जो हम कारण ले रहे हैं, रीज़न ले रहे हैं, है ना, वो हमको वो जो फैक्ट्स है उनको हम बहुत एक्सपांड में इकट्ठा कर लें और वो एक बंडल की तरह हमारे पास हो जाए, लेकिन बाद में हमको उनमें से जो स्पेशल फैक्ट्स होते हैं उनको लेना है। और इसमें जो हाइपोथेसिस होती है वो हमारे को हेल्प करती है, क्योंकि हम फैक्ट्स कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन हमको उनके अंदर से कौन से फैक्ट्स
कलेक्ट करने हैं तो हम हाइपोथेसिस के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं। देन आफ्टर फिर आता है कि जो निष्कर्ष होते हैं वो निकालने में हमारे लिए ये इजी होता है कि मतलब हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो बेस होता है, और हाइपोथेसिस के बेस पे ही हम क्या करते हैं, जो डेटा कलेक्शन करते हैं वो करते हैं। एंड देन जो डेटा कलेक्शन होता है उसके बेस पे ही ये ध्यान दिया जाता है कि हमारी हाइपोथेसिस सही रॉन्ग है या है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मीन्स रॉन्ग है या राइट है। और दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो एनालाइज किया जाता है, उसको प्रूव किया जाता है। देन फिर हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा कि सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होता है, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ थियरीज। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस जो है वो जो फैक्ट्स होते हैं और जो थियरीज होती है उनके बीच एक चेन होती है। तो ये जो थियरी होती है या ये जो एक प्राकल्पना है, इसके बीच के जो डिफरेंस होता है ना, वो उनके जो अंतर होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि जब प्राकल्पना सही प्रूव हो जाती है और स्थापित हो जाती है तो वो एक थियरी का एक पार्ट हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से एक दूसरे पे वो डिपेंड करती है और एक दूसरे से वो विकसित होती है, डेवलप्ड होती है। ओके, देन अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ हाइपोथेसिस की, कि उसकी जो सीमाएं होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि प्राकल्पना जो है उसकी इम्पॉर्टेंस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है कि हम अपने मनमाने ढंग से उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि जो फुल कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस है, कि मतलब प्राकल्पना में अटूट विश्वास की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि कई बार इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो हाइपोथेसिस को अपनी स्टडी का मार्गदर्शक नहीं मान के उसको प्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो उसकी साइंटिफिक जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस बेस्ड फैक्ट्स के प्राकल्पना आधारित तथ्य जो होते हैं, कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि हाइपोथेसिस के बेस पे ही डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो क्या करे, जो एक्चुअल फैक्ट्स है उनके बेस पे प्राकल्पना जो होती है, हाइपोथेसिस जो होती है, उनको चेंज करे। और ऐसा अगर वो नहीं करता है तो जो डेटा उसने कलेक्ट किए हैं वो उसके वेस्ट चले जाते हैं, ठीक। नाउ देन फिर जो क्या होता है कि कई बार उसके इंटरेस्ट और इमोशंस जो होते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है, वो उनसे प्रभावित हो जाता है, उनसे इन्फ्लुएंस कर जाता है। कि कई बार इन्वेस्टिगेटर अपनी जो स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं या उनके जो इमोशंस होते हैं उनके कारण और एक स्पेशल सब्जेक्ट मैटर को चूज़ करने की वजह से वो क्या करता है, वो पक्षपात कर बैठता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन फिर आता है कि प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कि कई बार इन्वेस्टिगेटर अपनी जो हाइपोथेसिस होती है उनको बहुत सुपीरियर और सही मानने के लिए उनके साथ अपना जो रेपुटेशन होती है उसको ऐड कर देता है, मीन्स वो उसकी प्रेस्टीज की बात हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो हाइपोथेसिस जो होती है उनके ऑपोजिट जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और इस वजह से क्या होता है, साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं वो मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरीके की ये लिमिटेशंस इसकी होती है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं कि जो मेन डिफ़िकल्टीज़ होती है किसमें, फॉर्मुलेट करने में हाइपोथेसिस के, है ना, मेन डिफ़िकल्टीज़ इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, के जो हाइपोथेसिस है उनको फॉर्मुलेट करने में कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स जो होती है, डिफ़िकल्टीज़ जो होती है वो हमको फेस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिलेटेड टू थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, के उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो एब्सेंस जो होती है किसकी, जो फ्रेमवर्क होता है, डेफिनेट फ्रेमवर्क जो होता है, स्पष्ट ढांचा जो होता है, उसकी एब्सेंस होती है। तो क्या होता है कि कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो थियरीज होती है उसको उसका नॉलेज नहीं होता है और वो अप्रोप्रिएट जो एक्यूरेट जो हाइपोथेसिस होती है वो क्रिएट नहीं कर पाता है। तो जो नवीन विज्ञान होता है उसके बारे में अगर हम कहें तो ये बात बिल्कुल सही नहीं होती है। देन ये बात करते हैं हम कि जो लॉजिकल और एफिशिएंट यूज़ है वो है ना, लैक ऑफ लॉजिकल एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ फ्रेमवर्क, उसकी अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है
वो हमको अवेलेबल होता है, लेकिन जो हाइपोथेसिस होती है उनको क्रिएट करने में हमको उनका यूज़ करना और उनका बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकली यूज़ करना और एफिशिएंट वे में यूज़ करना, उसमें क्या है रिसर्चर थोड़ा सा अनकेपेबल सा फील करता है या वो सक्षम नहीं हो पाता है और इस तरीके से हाइपोथेसिस अच्छे से तैयार नहीं हो पाती है। देन फिर हम बात करते हैं रिलेटेड टू रिसर्च टेक्निक। सेकंड हमारा पॉइंट है रिलेटेड टू रिसर्च टेक्निक से कि अध्ययन प्रणालियों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या है, जो साइंटिफिक नॉलेज है या जो इन्वेस्टिगेशन है, उनके जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गए हैं और उनके बारे में सबको और सही सही तरीके का नॉलेज नहीं है। तो आज जो सोशल रिलेशनशिप्स है उनकी अगर स्टडी करनी है या उनको जो क्या कहते हैं फॉर्मूलाज जो होते हैं उनको हमको जानना है या कंप्यूटर से हमको हेल्प लेनी है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हाइपोथेसिस को क्रिएट करने में जो रिसर्चर है वो ये जो स्टडीज सिस्टम जो होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं, उनको ध्यान में रखें और उसकी वजह से क्या होएगा, उनका समय बचेगा, उनको लेबर कम लगाना पड़ेगा और उनके पैसे की भी बचत होगी। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें हम ये देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम हमको आती है वेरिएबिलिटी ऑफ इवेंट्स की, है ना। तो उसमें हम ये देखते हैं कि सामाजिक घटनाएं जो होती है उनकी ये स्पेशलिटी होती है कि वो वेरिएट होती है ना, चेंजेबल होती है। तो आज कंडीशन जिस तरीके की है ज़रूरी नहीं है कि कल भी वैसी ही रहेगी। जैसे लोगों के विचारों की बात करें, हम विश्वासों की बात करें, है ना, उनकी टेंडेंसी की बात करें, तो वो उनकी थिंकिंग वगैरह चेंज होती रहती है और उनके बारे में ये अनुमान लगाया जाना बहुत कठिन हो जाता है कि आज वो सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कल भी वो वही चीज़ करेंगे या सोचेंगे। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है उनको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं या उनके जो आपस में जो उनके रिलेशन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और इनके बारे में जो हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है तो वो एक मुश्किल काम हो जाता है। देन फिर हम देखते हैं स्टडी बायस कि हाइपोथेसिस जो क्रिएट की जाती है उनमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो अध्ययन करता है उसकी वो पक्षपात करता है और ऐसी जो कोई इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे उनका इमोशनल अटैचमेंट रहता है तो वो उनमें क्या करता है, पक्षपात करता है पूरा, और उसकी वजह से क्या है हाइपोथेसिस जो होती है वो कभी कभी सही से प्रूव नहीं हो पाती है। और लास्ट हम देखते हैं कि जो समूह केंद्रितता होती है कि दूसरों की कंपैरिजन में अपने ग्रुप को, अपनी कास्ट को, अपने जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, उनसे इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो इसकी वजह से जो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन अपनी सोसाइटी या अपने ग्रुप या अपने कल्चर की कंपैरिजन में है ना, अपने जो कल्चर वगैरह होते हैं उनको श्रेष्ठ मानता है, उनको सुपीरियर मानता है दूसरों के कंपैरिजन में। तो ऐसी कंडीशन में जो हाइपोथेसिस बनेगी वो पर्सन जो क्या है पक्षपात करेगा और उस वजह से वो सही प्रूव नहीं हो पाएगी। ओके, तो हमने आज के लेक्चर में ये हाइपोथेसिस की जितने भी सोर्सेज थे, लिमिटेशंस, उनकी इंपॉर्टेंस, इनके बारे में बात की है। तो हाइपोथेसिस का जो हमारा टॉपिक था वो आज यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।